Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about belt transmission dynamometer construction and working. So आज हम डिस्कस करेंगे बेल्ट ट्रांसमिशन डायनेमोमीटर के कंस्ट्रक्शन और उसके वर्किंग के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Belt transmission dynamometer. It consists of 4 pulleys A, B, C and D with a continuous belt running over them. So basically बेल्ट ट्रांसमिशन डायनेमोमीटर जो है उसके अंदर हम 4 पुली का इस्तेमाल करेंगे, जिसका हमने यहाँ पे नाम दिया है A, B, C and D. यानी कि ये सभी जो पुली है उसके ऊपर एक बेल्ट जो कि कंटिन्यूस उसके ऊपर रन करता होगा, यानी कि उसके ऊपर घूमेगा. सो ओवर हियर यू कैन सी, यहाँ पे ये हमारा एक ड्राइविंग पुली है जिसको हम ए से डिनोट किया है. ये जो बी है उसको हम बोलेंगे ड्रिवन पुली, और ये सी एंड डी जो है वो हमारा इंटरमीडिएट पुली है. सो यहाँ पे 4 पुली आप देख रहे हो, ए, बी, सी एंड डी, राइट. और यहाँ पे डब्ल्यू देख रहे हो, यहाँ पे हम वेट अप्लाई करेंगे, यानी कि वेट लगाएंगे. सो बेसिकली ये सिंपल डायग्राम है बेल्ट ट्रांसमिशन डायनेमोमीटर का. Pulley A, called driving pulley, is mounted on the shaft of the prime mover whose power is to be measured. So यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा पुली A है जिसको हम ड्राइविंग पुली बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो पुली है वो हमारा जो इंजन शाफ्ट है जिसको हम बोलेंगे हमारा प्राइम मूवर है, उसके ऊपर ये पुली लगाई जाती है, यानी कि इसका शाफ्ट का हमें पावर मेजर करना है. सो सिंपल याद रखना है, जिसी भी शाफ्ट का हमें पावर मेजर करना है उसके ऊपर हम जो पुली लगाएंगे उसको हम बोलेंगे ड्राइविंग पुली, राइट. वाइल पुली बी ड्रिवन पुली, यानी कि यहाँ पे जो पुली बी दिखाई दे रही है उसको हम ड्रिवन पुली बोलेंगे. इज माउंटेड ऑन द शाफ्ट ऑफ द मशीन टू विच पावर फ्रॉम पुली ए इज टू बी ट्रांसमिटेड, यानी कि पुली बी जो है वो उस मशीन के शाफ्ट के ऊपर जुड़ी हुई होती है, जिसके ऊपर पावर कहाँ से मिलेगा, यहाँ से हमारा जो पुली ए है उसमें से जो भी शक्ति है यानी कि पावर है वो यहाँ पे ट्रांसमिट किया जाता है, यानी कि ये ड्राइविंग करेगा और ये ड्रिवन, यानी कि यहाँ का जो पावर है वो यहाँ पे क्या किया जाएगा, संचारित किया जाएगा, इसीलिए उसको ड्रिवन पुली बोला जाता है, राइट. तो सिंपल याद रखना है, पुली ए हमारा ड्राइविंग पुली है, पुली बी ड्रिवन पुली है. ये जिस शाफ्ट के ऊपर लगा है पुली ए, यानी कि वो शाफ्ट का हमें पावर मेजर करना है. और यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये वो हमारा बेल्ट है. Pulley C and D are mounted on a T-shaped frame that constitutes the torque measuring system. यानी कि यहाँ पे हमारा जो पुली C एंड D है जिसको हम इंटरमीडिएट पुली भी बोल सकते हैं, तो वो क्या है, एक टी आकार का फ्रेम यहाँ पे देख सकते हो. ये जो आप देख रहे हो टी आकार का एक फ्रेम है, उसके ऊपर लगाया गया है पुली C और D को. यहाँ पे क्या होगा, ये जो टॉर्क मापने की जो प्रणाली है उसको निर्माण करती है, क्योंकि यहाँ पे हमें टॉर्क मेजर करना है. यहाँ पे देखिए ये जो टी सेक्शन है यहाँ पे C और D पुली लगाया गया है, और ये जो पोर्शन है यहाँ पे हम वेट अप्लाई करेंगे, यानी कि वेट लगाएंगे. दिस फ्रेम इज पिवोटेड एज P, यहाँ पे आप P देख रहे हो, यानी कि यह फ्रेम P के रूप में यहाँ पे इसको लगाया गया है. सिंपल आपको याद रखना है, यहाँ पे P जो है पॉइंट, उसके जो एक्सिस है वहां पे उसको पिवोटेड किया गया है, यानी कि उसके ऊपर ये टिका है. When the driving pulley rotates, tension T1 on the tight side of the belt is more than T2 on the slack side belt. So यहाँ पे आपको याद रखना है, ये जो ऊपर का जो पोर्शन है उसको हम टाइट साइड बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो है बेल्ट यहाँ पे खींचा हुआ, यानी कि वन टाइप ऑफ टेंशन क्रिएट करेगा, इसके लिए उसको हम बोलेंगे टाइट साइड. और ये जो नीचे का जो आप देख रहे हो T2, उसको हम बोलेंगे स्लैक साइड. सो यहाँ पे वही लिखा है कि ड्राइविंग पुली रोटेट टेंशन T1 ऑन दिस टाइट साइड, यानी कि यहाँ पे T1 है टाइट साइड पे, और
इज मोर देन T2 ऑन द स्लैक साइड, यानी कि ये जो T1 है वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू T2, क्योंकि ये टाइट साइड है और ये हमारा स्लैक साइड है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे खींचेगा जिसकी वजह से यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगा और यहाँ पे उससे कम T2 यानी कि T1 से कम रहेगा टेंशन। Pulley C is subjected to larger total force twice T1 while pulley D experience a smaller force twice T2, क्योंकि यहाँ पे T1 यानी कि टाइट साइड है और T2 यानी कि स्लैक साइड है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो फोर्स लगेगा 2T1, यानी कि यहाँ पे देखिए ये T1 है और यहाँ पे भी T1 है, यानी कि ट्वाइस T1, जो क्या है बड़ा होगा कंपेयर टू यहाँ पे देखिए ये स्लैक साइड का T2 और यहाँ पे T2 यानी कि ट्वाइस T2। सो इसके मुकाबले ये जो है यहाँ पे टेंशन ज्यादा है, यानी कि फोर्स ज्यादा रहेगा। Since T1 is greater than T2, the frame tends to move about P in anti-clockwise direction. So यहाँ पे T1 यानी कि टेंशन यहाँ पे ज़्यादा है कंपेयर टू T2। सो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे जो पिवोटेड P पॉइंट है वहाँ से ये हमारा जो एक लेवर है वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है फोर्स ज़्यादा है कंपेयर टू इससे, जिसकी वजह से ये जो हमारा पोर्शन है लेवर है वो ऊपर की तरफ उठेगा। This tendency is balanced by clockwise moment provided by weight W placed at the end of the frame. So basically यहाँ पे फोर्स ज़्यादा था ट्वाइस T1 कंपेयर टू ट्वाइस T2, जिसकी वजह से हमारे जो लीवर है वो ऊपर की तरफ उठा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा था। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे हमारे ये जो लीवर है वहाँ पे हम वेट अप्लाई करेंगे, राइट। क्यों वेट अप्लाई करना है? क्योंकि ये जो पोर्शन है ये लेवर है उसको बैलेंस रखने के लिए हम यहाँ पे वेट अप्लाई करेंगे। टेकिंग मोमेंट अबाउट द पिवोट एंड नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन। सो यहाँ पे पिवोट के ऊपर हम जो भी मोमेंट है उसको कंसीडर करेंगे और जो भी फ्रिक्शन है वो यहाँ पे हम निगलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा ट्वाइस T1 L, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो है T1 और यहाँ पे T1 यानी कि 2 बार T1 है, सो ट्वाइस T1 L, यानी कि यहाँ पे देखिए ये हमारा जो सेंटर है वहाँ पे ये जो डिस्टेंस है उसको हम L कंसीडर करेंगे, जो कि यहाँ पे लिखा है इज इक्वल टू ट्वाइस T2, यानी कि ये T2 और ये T2 यानी कि ट्वाइस T2 और यहाँ पे ये डिस्टेंस आप देख रहे हैं L, राइट। प्लस हमने क्या किया है, यहाँ पे वेट अप्लाई किया है। क्यों? क्योंकि T1 का जो है टेंशन ज़्यादा था, फोर्स ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये जो है ऊपर की तरफ उठा था, इसके लिए हम यहाँ पे वेट अप्लाई किया था। सो यहाँ पे देखिए प्लस W इंटू ये जो डिस्टेंस है उसको हमने L1 कंसिडर किया है, यानी कि ये रहा। सो इसी टर्म को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं T1 माइनस T2 इज इक्वल टू WL1 अपॉन ट्वाइस L, यानी कि दोनों सेम है। If the diameter of the driving pulley is capital DMM, यानी कि हमारा ये जो ड्राइविंग पुली है उसका जो डायमीटर है उसको हमने अगर कैपिटल D लिया है, then the work done per revolution of the driving pulley, तभी हमें जो वर्क डन पर रिवोल्यूशन ड्राइविंग पुली का जो मिलेगा वो है T1 माइनस T2 पाई कैपिटल D N, N यानी कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन mm। सो हमें यहाँ पे ब्रेक पावर फाइंड करना है, तो क्या होगा, ये जो है T1 माइनस T2 पाई DN अपॉन 60,000, ये अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी रहता है पाई DN, राइट। सो यहाँ पे वॉट में रहता तो ओनली 60 रहेगा, लेकिन किलो वॉट में है, दैट्स वाई यहाँ पे हमने 1000 मल्टीप्लाई किया है, यानी कि 60,000 हुआ। अब हमने, आप देख सकते हो हमने जो प्रीवियस स्लाइड में देखा
कि T1 माइनस T2 इज इक्वल टू WL1 अपॉन ट्वाइस L था, तो वो सेम टर्म हम T1 माइनस T2 के जगह पे इंसर्ट किया है, WL1 अपॉन ट्वाइस L, बाकी का एज इट इज है पाई DN अपॉन 60,000। फर्दर उसका सिंप्लीफिकेशन WL1 पाई DN, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 6 किया यानी कि 12, सो 12,000 L किलोवाट, राइट। सो बेसिकली बिल्ट ट्रांसमिशन डायनोमोमीटर में हमें जो ब्रेक पावर फाइंड करना है तो ये इसका फॉर्मूला रहेगा। Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.